वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हाल अहवाल। मौजूद नाजरीन, खबरों, तबसरों, तज्जियों, रिपोर्टों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट जुल्फ़िकार हैदर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे बेचैन और वायलेंस से भरपूर खित्ता जो आज सबका मौजू बना हुआ है, पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं है जो गजा के हालात और वाक़यात पे गुफ्तगू न कर रहा हो। गाजा फ़लस्तीन का वो बर्निंग इशू है जो गुज़िश्ता 100 साल से दुनिया में बेअमनी और आज़ादी के मतवालों को राह जद्दोजहद की राह पर लाने के लिए एक बहुत तक़वियत भी देता है और जदीद दौर में जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ डट जाने वाली क़ुव्वतों को बहुत हौसला भी देता है। इतनी तवील जद्दोजहद और इतनी शिद्दत के साथ शायद दुनिया की तारीख में आज़ादी के लिए कहीं और नज़र नहीं आती। वाकई फ़लस्तीन के मुसलमान इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए वो कभी मायूस नहीं हुए। कई नस्लें इस जद्दोजहद में गुजर गईं, लाखों शहादतें, बेघरी, दरबदर हुए, हिजरत की, कैंपों में जिंदगी गुजारी। कई नस्लें तो कैंपों में जवान हो गई, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी अपनी आज़ादी के हवाले से गाफिल नहीं है। और पूरी दुनिया देखा जाए तो इसराइल नहीं, इसराइल के पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका की ताकत है। इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोप उससे पीछे हट जाए तो यकीन मानिए ये जंग 24 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ी जाएगी। अरबों में इतनी कुव्वत है इसराइल की पड़ोसी मुल्कों के हवाले से कह रहा हूँ कि वो हर सूरत में इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन इसराइल खुद फ्रंट पर है, पीछे उसकी पूरी दुनिया की ताकत है। इसलिए देखा जाए तो फलस्तीनी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी कुव्वतों से जंग लड़ रहे हैं। और फिर फ़लस्तीनियों के पास अपने पास वसाइल क्या है? कुछ भी नहीं। वसाइल के एतबार से अगर आप देखें तो वो मुकामी सतह पर तैयार की गई रॉकेटें या आप कहीं से वो अपने तौर पे हासिल कर रहे हैं। कुछ ईरान से रॉकेट, ग्रेनेड वगैरह, टैंक शिकन रॉकेटें वगैरह। अदरवाइज उनके अपने छोटे छोटे कारखाने हैं बनाए हुए उन्होंने, और इस दौरान उसको बहुत अपग्रेड किया है और वो बहुत मुकामी तौर पर बहुत कम दर्जे की टेक्नोलॉजी से वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन कमाल देखिए कि वो इसराइल जैसे ताकतवर तरीन मुल्क और उसकी जो अफवाज है और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको बेबस किए हुए हैं। अभी इस जंग की तफसीलात और बाकी मामलात पे बात करते हैं। मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं, माजी करीब में मैं आपको वो मंजर कशी करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े हाल में दुनिया के तकरीबन 194 ममालिक के मंदुबैन तशरीफ फरमा थे और खामोशी इंतहा दर्जे की थी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसी खामोशी जो या तो किसी तूफान का पेश ख़िमा होती है या फिर किसी को सुनने के लिए तवज्जो के साथ हमवतन बोझ रहा जाता है। सूरत हाल दोनों ही जैसी थी। ऐसे में हाल में एक शख्स नमूदार होता है, अपनी नशिस्त से खड़ा होता है और डाइस की तरफ बढ़ता है, जहाँ से हर मंदूब अपने अपने ख्यालात हाल में मौजूद मंदूबैन तक पहुंचाते हैं। जब वो डाइस की तरफ बढ़ा तो इंतहाई पुरएतमाद तरीके से वो डाइस के ऊपर खड़ा हुआ। फौजी वर्दी में मलबूस ये शख्स चेहरे पे सर पे फौजी वर्दी में मलबूस ये शख्स सर पे मखसूस अरबी मकरामा लगा हुआ था और चेहरे पे माजी की जहद मुसलसल की सख्तियां और आंखों में मुस्तकबिल में मकसद को पा लेने वाली चमक साफ बता रही थी कि ये आम आदमी नहीं है। ये हाल में मौजूद दीगर तमाम लोगों से बहुत मुख्तलिफ। उसका पुरअतमाद अंदाज बता रहा था कि वो आज जो कुछ कहने आया है वाकई वो किसी तूफान का पेश ख़िमा भी हो सकती है। अचानक उसने अपने गुफ्तगू का आगाज शुरू किया। मैं पूरी तकरीर बताने नहीं चाह रहा, अभी न वक्त है। एक जुमला उसने कहा, मेरे एक हाथ में बंदूक है, और उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में क्लैशनकोफ था। उसने कहा, मेरे दूसरे हाथ में जैतून की शाख है, और उसने दूसरा हाथ उठाया उसके हाथ में जैतून की शाख थी। हाल में मौजूद लोग बिल्कुल हैरत से उसे देख रहे थे और किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो हैरान थे कि ये कितना पुरअतमाद शख्स है, कितना अजीब है। पूरी दुनिया को वो चैलेंज कर रहा था। उसने आगे मजीद कहा कि अब आलमी बिरादरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहे तो मुझसे मेरे हाथ से क्लैशनकोफ ले ले। मैं जैतून की शाख से दुनिया को अमन का पैगाम देता हूँ, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि अमन उसका मकसद नहीं है तो फिर वो जैतून की शाख मुझसे ले ले। तो फिर जितनी जद्दोजहद मैंने की है, मैं और मेरी नस्लें मजीद जद्दोजहद, मुसल्लह जद्दोजहद करके अमन कायम कर लेंगे।
तवील जद्दोजहद के बाद अमन हासिल करें या फौरी अमन हासिल करें। उसने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये आपके हाथ में। दूसरे लफ्जों में वो उन्हें खबरदार कर रहा था, उन्हें चैलेंज दे रहा था, अब ये आपके हाथ में है। इस कदर खुल्लम खुल्ला और दिलेराना अंदाज में आज तक किसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को चैलेंज नहीं किया, मगर दिलेराना मगर बहुत मुदब्बिराना, जैसे कोई मुदब्बिर किसी को खबरदार कर रहा हो, मुस्तकबिल के हवाले से बता रहा हो और जिसका माजी पूरा माजी जद्दोजहद से भरा हुआ हो। ये ऐसी गुफ्तगू वही शख्स कर सकता। वो कौन था? वो जब भी और आज भी दुनिया के मजलूम महकूम अवाम के लिए जद्दोजहद और आज़ादी का संबल वो शख्स यासिर अराफात था। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का सरबराह यासिर अराफात था, जो बाद में फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर भी रहे और मरते दम तक इस ओहदे पर गए। फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात की आज़ादी की जद्दोजहद की पूरी दास्तान बताने के लिए तो शायद कोई 100 के करीब एपिसोड चाहिए होगा। बताने का मकसद ये है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उस वक्त इस यासिर अराफात के इस पैगाम को समझ लेती तो आज जब से लेकर आज तक लाखों इंसानों का खून यूं न बहता और पूरी दुनिया अरब मुल्क बिलखुसूस इतने बड़े पैमाने पे अफरा तफरी और तशद्दुद का मुजाहरा न देखते। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुनाफकत किया। यासिर अराफात को उस वक्त यकीन दिलाया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो अमन नहीं बल्कि इसराइल की तौसीफ पसंदाना ख्वाहिशात और सरगर्मियों के पीछे खड़े हो गए और अपने मंसूबे पे जो इसराइल अमल कर रहा था उसका साथ देते रहे। आज जो गाजा में हो रहा है ये उसी के तसलसल का पेश है और जो आगे भी होगा। इसराइल ये समझता है कि मैं जो कुछ भी करूं, जितना भी जुल्म करूं, दुनिया खामोश रही, दुनिया की ज़मीर सोई रही। हुआ भी ऐसे। पूरा यूरोप और अमेरिका इसराइल के साथ है, अब भी साथ है। जब जंग शुरू हुई, ये मौजूदा गाजा की इस वक्त की बात कर रहा हूँ, जंग शुरू हुई तो यूरोप के सरबराह ने मुमलिकत और हुकूमत के ज़ोमा सियासी दौरे पर जाते थे तो जहाज में असला लेके जाते थे जो तोहफतन उनको पेश किए जा रहे थे। इसराइल बड़े पैमाने पे रकम दिया गया, इस जंग के लिए असला सप्लाई किया गया और सियासी और माशी सपोर्ट दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर होने नहीं दी, अमेरिका ने वीटो करता रहा। लेकिन क्या किया जाए कि आर्मी बिरादरी यानी ममालिक, यूरोप के ममालिक के हुक्मरान तो इसराइल के साथ थे, उसके जुल्म के साथ थे, लेकिन वहाँ के अवाम वो फलस्तीनी मुसलमानों के साथ गाजा में जुल्म के खिलाफ थे। पूरी दुनिया में हुक्मरान एक तरफ, अवाम एक तरफ, वाज़ेह लकीर नजर आ रही। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि उन ममालिक में ज्यादा बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे हुए हैं जो ममालिक खुलकर इसराइल की हिमायत, मतलब बरतानिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है और दीगर ममालिक। यूरोप में कोई मुल्क नहीं है जहाँ मुजाहरे नहीं हुए। अमेरिका में क्या वजह मुजाहरे होते रहे और अवाम हुक्मरानों की इसराइल दोस्ती पॉलिसी, उसकी जंगी पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे करते रहे, लेकिन हुक्मरान थे कि वो इसराइल का साथ देते रहे और अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। पिछले दिनों एक रोज कबल इसराइल के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हो गई। इससे फौरन ही कबल वही करारदाद जो बाद में तरमीम के साथ पेश हुई और मंजूर हो गई, उससे पहले वही करारदाद जो पेश की गई जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे जिसमें हमास को दहशतगर्द माना जाए, जिसको फिर रूस ने वीटो कर दिया। अमेरिका की हर वक्त ये कोशिश रही हर करारदाद के पीछे के हमास को दहशतगर्द करार दिया जाए, दहशतगर्द के तौर पर उसमें मेंशन किया जाए, लेकिन कभी चाइना और कभी रूस उसे वीटो करता है। अमेरिका को ये बात मालूम है और इसराइल को ज्यादा मालूम है कि अगर रूस वीटो ना करे और मुखालफत नहीं करे तो वो अब तक गाजा पे जमीनी हमला कर चुका हो। गाजा पे जमीनी हमला करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इन ममालिक के अवाम की मुजाहरे, गुस्सा और एहतजाज नहीं है। असल रुकावट चीन और रूस है, सबसे बढ़कर रूस। अगर ये गाजा में जमीनी हमला करते हैं यानी कि गाजा में जमीनी फौज उतार देते हैं तो दो लड़ाई होगी। हमास तो लड़ेंगे, वो तो सर्वकफ है, लेकिन पूरा गाजा इसराइल का मदफन बन जाएगा। वजह यह है कि राफा क्रॉसिंग और उससे आगे जहाँ से शाम की सरहद शुरू होती है और उसके परे जहाँ मिस्र की सरहद है वहाँ रूसी मौजूद अभी से नहीं, काफी दिनों से, काफी बरसों से। वो फौजी बंदूक की सूरत में भी है और वो बाकायदा इसलिए भी मौजूद है कि अगर इसराइल पेशकदमी करता है तो वो बराह रास्त हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में ऑर्गेनाइजेशन है और इधर हमास उनको मदद फराहम करे। मदद यानी हथियारों की सूरत में भी, महारत की सूरत में भी उनको फराहम करे। वो ये बात इसराइल को अच्छी तरह पता है कि वो सैंडविच न बन जाए कि अंदर हमास से दो लड़ रहा हो, दूसरी तरफ रूस की पुष्पनाही में हिज़्बुल्लाह उस पर हम चढ़ दौड़े और हिज़्बुल्लाह और हमास की फौजी ताकत का भी अंदाजा है नहीं।
मोसाद की कोशिश के बावजूद भी मोसाद को तो इस वक्त ये नहीं पता चल पाया जब वो हमास ने रॉकेटों से हमला किया था, जिसके बाद इस जंग का आगाज हुआ। इतना खुफिया तरीके से हमास ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई है कि दुनिया को अगर पता चले तो हैरान हो जाए। गाजा में मीलों लंबी सुरंगें बनी हुई है, इतनी पेचीदा राहदारियां अंदर बनी हुई हैं सुरंगों की कि अगर वो बाकायदा अंदर आए तो बच के जा नहीं सकेंगे। कई सुरंगें इन्होंने तबाह भी की हैं जो राफा क्रॉसिंग से आगे मिस्र में जा मिलते हैं, जहाँ से फलस्तीनी खासतौर पर हमास वहाँ से सामान अपनी रसद और सप्लाई का बंदोबस्त करते हैं। यानी स्मगलिंग के जरिए मशीनरी जो ये सुरंगें बनाने खोदने के लिए काम आती है, असला और दीगर वो तमाम चीजें, क्योंकि फलस्तीन में कोई भी चीज इम्पोर्ट हो नहीं सकती जब तक वो इसराइल उसको बाकायदा चेक न करे। इसराइल के जरिए ही हो सकती, तो लिहाजा वो सुरंगों के जरिए वो करते रहे और बाकायदा उनकी आमदनी भी होती रही। हजारों नौजवान इस काम पे मामूर हैं कि वो असला बन रहा है, वो सप्लाई हो रही है, वो सामान खाने पीने की अशिया और दीगर तमाम चीजें, और इतना सप्लाई उन्होंने जमा कर रखा है कि तभी जंग के लिए वो तैयार है। उधर फिर हजबुल्ला को अगर आप देखें तो हजबुल्ला के पास तो उससे भी ज्यादा जल्दी टेक्नोलॉजी से भरपूर जो है ना जंगी साजो सामान मौजूद है। यानी वो बड़े तबाहकुन हथियार जो मिसाइल्स हैं वो भी मौजूद है, जो जाहिर ईरान ने दी है या रूस ने दी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह पता है या बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन वो धमकियां दे रहा है क्योंकि वो जंगी जुनून में मुब्तला एक ज़हनी तौर पे मरीज शख्स है जो हर सूरत में गाजा पे कब्जा करना चाहता है। मसला क्या है, अब तक कितने ही फलस्तीनी इलाकों पे कब्जा करके उसमें यहूदी आबादियां कायम की गई, गाजा को भी कब्जा करके यहाँ यहूदियों को आबाद किया जाए, फिर उसके बाद मसला हल कर लो। और हल करें तो फिर ये कहा, ये तो लोग रह रहे हैं हमारे, अब इसको तो हटा नहीं सकते। फलस्तीनियों को हर सूरत में फलस्तीन से निकालना है, पहले गाजा से निकालना है, ये है मसला इनका। ये अब तक जमीनी हमला कर चुके होते हैं अगर रूस आड़े ना आ रहा हो। उन्होंने रूस को कंटेन करना है, वो कैसे कर सकते हैं? सियासी तौर पे कर सकते थे, मुमकिन नहीं रहा, बात आगे बढ़ गई, चाइना उसके शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। इससे कबल अभी जो तकरीबन गुज़िश्ता महीने के आखिर या इस महीने के शुरू में जमीनी हमला हो चाहता था, इसराइल ने अपनी टैंके वगैरह सरहद के करीब जमा कर लिए थे। यूं तो टैंके थोड़े बहुत अभी भी हैं, लेकिन बाकायदा जंग के लिए, लेकिन उन्हें रुकना पड़ गया। जब रूस और चाइना को ये बात पता चला तो दूसरी तरफ उन्होंने उससे मिलाकर समुद्र में मशकें शुरू। दूसरी तरफ यमन के बागी जो हौजी बागी हैं, उनकी ताकत तो हजबुल्ला और हमास से भी ज्यादा। वो एक जहाज अपनी मर्जी के बगैर बहरी जहाज गुजरने नहीं देते, इतनी जहाज उन्होंने तबाह किए। हर वक्त वहाँ मिसाइल और रॉकेट फायर हो रहे होते हैं। हुआ क्या कि जैसे इनको पता चला कि ये जमीनी हमला करने ही को है, उन्होंने वहाँ बहरी मशकें शुरू कर दी। ये इस बात का इशारा था कि खबरदार जो आगे बढ़े, वरना हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए दिलचस्प कि उस दौरान भी बहरी जहाजों पर हमले कर रहे थे हौजी बागी, और एक मिसाइल रूसी, चाइनीज और ईरानी बहरी जहाजों को नहीं लग रहे। ये इतनी मजबूत अंडरस्टैंडिंग इनकी थी कि वो मशक भी कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। लेकिन वहां से जो गुजरगाह है, वहां से जो भी वो जहाज गुजर रहे हैं जो किसी न किसी हवाले से जिनके ममालिक इसराइल को मदद कर रहे हैं, वो नहीं गुजर सकते, उनको वो मार रहे। इस बहरी मशक में जो जंगी मशक हो रही थी, ईरान, चीन और रूस, ये 3 ममालिक थे। और उन्होंने बाकायदा एक हैंड आउट जारी किया और उन्होंने कहा कि हम बहरी अमन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लिहाजा अब इस समंदर के अमन को कोई किसी को बिगाड़ने की हम इजाजत नहीं देंगे। ये इस बात का था कि अगर तुमने जंग शुरू किया गाजा में जमीनी जंग, तो हम यहाँ से समुद्र के रास्ते इसराइल पे बराह रास्त उसके बस हमला कर सकते थे। अमेरिका को ये बात पता था कि अगर इस वक्त हमला किया गया तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो पहले रूस को कुछ सबक सिखा दे फिर कर। रूस ने इससे पहले दूसरे मुहावजे की धमकी, यूक्रेन के मुहावजे की धमकी दे रखी है। अगर वहाँ नाटो बराह रास्त आया तो हम एटमी जंग शुरू कर देंगे, एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया दहल के रह गई थी, बड़ा चीखो पुकार मच गया कि पुतिन ने ये क्या बयान दे दिया, मगर पुतिन का ये बयान बड़ा कारगर साबित हुआ। क्योंकि यूक्रेन किसी जमाने में सोवियत यूनियन जब 1917 का इनकलाब आया तो उस वक्त मुख्तलिफ रियासतें सोवियत यूनियन का हिस्सा बनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर, उसमें यूक्रेन भी था। तो सरहदी हदबंदी में कुछ इलाके जो रूस के पास थे वो यूक्रेन, क्योंकि अब तो सारे मुल्क एक ही हो गए थे, एक यूनियन थी, तो यूक्रेन की तरफ उन्होंने दे दिया। ये उनका इंटरनल इंतजाम था। लेकिन जब वो अलहदा हुए गोरबाचोव के दौर में, प्रोस्टैक का ग्लोस्नोफ का जो नजरिया उन्होंने पेश किया गोरबाचोव ने, और रियासतों आजादी का उन्होंने कि आप चाहें तो आजाद हो सकते हैं सोवियत यूनियन से, यूक्रेन ने भी आजादी ले ली, तो उसमें वो हिस्सा ले लिया जो पहले अंदरूनी इंतजाम के तहत रूस ने अपना उनको दिया था। रूस का कहते भाई वो हिस्सा वापस करो, तो उस वक्त हमने दिया था कि जब हमारे साथ थे, अब हर रियासत अलहदा तो हमें वापस करो।
यूक्रेन कहता है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ये बुनियादी झगड़ा था और ये झगड़ा चलते 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 अब आकर के वो जंग की सूरत तैयार कर। इसी तरह चेचनिया का मसला था, हर झगड़े में अमेरिका ने रूस के खिलाफ वहां पर मास खड़ा किया उसने और मदद की। अभी यूक्रेन को अब तक 38 अरब डॉलर दे चुका है अमेरिका, और अभी भी एक बिल कांग्रेस में मौजूद है जो कभी पास नहीं हो पा रहा है, 12 अरब डॉलर, जिसके बारे में यूक्रेन का सदस्य शिकायत कर रहा है कि अमेरिका उस इमदाद को देने में हिचकिचाहट कर रहा है, तनकीद भी की है। उसके साथ ही एक मुल्क है फिनलैंड। फिनलैंड सारे रूस के जमाने में ही अलहदा हो गया था, ऑटोनोमस था, सॉवरेन स्टेट नहीं था लेकिन ऑटोनोमस था, ज़ार रूस, यानी इनकलाब रूस से पहले वहाँ बादशाह थे रूस में, तो वो ज़ार रूस, ज़ार खानदान है, इस तरह मुगलिया खानदान, तो ज़ार रूस की हुक्मरानी थी उस जमाने में। वो फिनलैंड अलहदा था। बाद में जब 1917 का इनकलाब आया, सोशलिस्ट इनकलाब, तो फिनलैंड एज ए सॉवरेन कंट्री अलहदा हो गया, आजाद खुद मुख्तार मुल्क। बहुत खूबसूरत मुल्क है, छोटा सा मुल्क, और तकरीबन कोई 1500 किलोमीटर का लंबा सरहद है रूस के साथ, और जगह जगह पे क्रॉसिंग है, 20 तो क्रॉसिंग है। वहीं से रूसी गुजर के फिनलैंड जाते हैं और फिनलैंड जाकर के यूरोप में शेंगेन वीजा वगैरह लेते हैं, दफाती वहाँ, तो कोई मसला नहीं था, बहुत आराम। वो उनकी आमद, जिस तरह हमारे यहाँ अफगानिस्तान की इंसर्जेंसी से पहले लोग आते थे जाते थे, कोई मसला नहीं था, ऐसे ही वहाँ पे आजादी से आना जाना क्रॉसिंग पे होता। मसला तो वहाँ ये खड़ा हुआ कि यूक्रेन का जब ये मसला हुआ तो फिनलैंड को भी जोश, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का जैसे यूक्रेन को है, और नेटो में। फिनलैंड का वज़ीर आज़म जो है वो तो यूरोपीय पार्लियामेंट को उसने कहा कि जितना आप लोगों को करना चाहिए था हमारे लिए आपने हमें नहीं किया, हमारी मदद करें और रूस की पेशकदमी और उसको रोकें और हमें नेटो में शमूलियत होने दें, उसकी राह हमवार करें। उसने शिकायत की तो रूस ने धमकी दी, नाम लिए बगैर, नाम यूक्रेन के लिया लेकिन फिनलैंड का मसला। अगर नाटो में शमूलियत की, नाटो बराह रास्त अगर यूक्रेन जंग में शामिल हो जाए तो समझ लें कि तीसरी जंग, आलमी जंग तो होनी है। ये बात नाटो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, यूरोप को भी पता है, तो इसीलिए वो हिचकिचा रहे हैं कि इनको नाटो में मेंबरशिप नहीं दे रहे, कहीं एटमी जंग की तरफ ना मामला चला जाए या तीसरी जंग अजीम की तरफ ना मामला। तो इसीलिए जब ये सब कुछ हुआ तो वहां पर फिनलैंड का वजीर आजम का बयान उन्होंने दिलवाया यूरोपियन पार्लियामेंट में, जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि अगर ये सब कुछ इसी तरह जारी रहा तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी हो, रूस को कंटेन नहीं कर पा रहे, और अगर कंटेन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं गजा पे जमीनी हमला आसान ना होगा, फिर रूस सामने होगा। जिस तरह अमेरिका धड़ल्ले से हथियार भी दे रहा है, अभी तो रूस चोरी छुपे दे रहा है, फिर रूस खुलकर आ जाएगा मैदान, फिर आसरा नहीं करेगा। तो जो चीज रोके हुए उसे वो रूस है, जमीनी हमले से वो रूस है, अदरवाइज अब तक तो ये कर चुके हो। अभी जो हालिया रूस में जो दहशतगर्दी हुई है और जिसमें तकरीबन 140 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और इतने ही जख्मी भी हुए, ये कोई ऐसी दहशतगर्दी का आम वाकया नहीं है, ये बड़े प्री प्लानिंग से रूस को दरअसल मैसेज दिया गया है कि तुम अगर यहाँ हमारे पीछे नहीं छोड़ते तो हम तुम्हारे मुल्क में इंसर्जेंसी मिनटों का काम है, हम करा देंगे। वो कैसे? आप ये देखिए कि अभी ये खबर आई है, मैं मॉनिटर कर रहा था कि अचानक खबर आई कि वहाँ पे दहशतगर्दी हुई, और दूसरी खबर उसके साथ ही आई कि अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन का कोई इसमें हाथ नहीं है। सवाल ये है कि अभी तो 1 घंटा 2 घंटे ही गुजरे हैं, तो कौन सी ऐसी तहकीकात आपने की है जिसके बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि यूक्रेन ने नहीं करवाया? और अगर आपके पास, यही सवाल किया रूसी सदर ने कि अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी तो पहले देते, और नहीं थी अभी आई है तो अभी हमसे शेयर करो। और ये दाइश ने किया है, अभी दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, उससे पहले अमेरिका कह रहा है कि दाइश ने ये हमला किया है, उसके 5-6 घंटे के बाद दाइश ने ऐलान किया कि हमने किया, जिम्मेदारी कबूल की। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप, यही वजह है कि रूसी सदर पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन को हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दहशतगर्दी के बाद जब भाग रहे थे तो यूक्रेनी सरहद पर उनको पकड़ा गया, तो वहाँ कौन था उसका इंतजार कर रहा था, यही सवाल पुतिन उठा रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए रूस को मैसेज दिया गया है कि आप मशरिक़ वस्ता से इस झगड़े से अलग हो जाए, नहीं तो आपके मुल्क में हम इंसर्जेंसी करवाएंगे, दहशतगर्दी करवाएंगे, लोगों को मरवाएंगे। लेकिन अमेरिका समझता है कि शायद जो मशरिक़ वस्ता में उसने किया, इराक में, लीबिया में, शाम में, इधर जनूबी एशिया में, अफगानिस्तान में, और अक्सर पाकिस्तान में भी कराते रहते, रूस को भी उसी फहरिस्त में समझता है। लेकिन रूस इन ममालिक से बिल्कुल अलग है, उस वक्त ताकत भी है और अब उसके बाद डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पावर भी है। क्यों? चाइना उसके साथ है, इस वक्त चाइना उसके साथ है, तो अब उसे दबाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा रूस। और रूस मशरिक़ वस्ता में मौजूदा जो जंग हो रही है उससे 10 बरदार, उसकी हिमायत से 10 बरदार
नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये दस्तबरदारी इसी जंग में अरबों की हिमायत करने पर, खासतौर पर फलस्तीनियों की हिमायत करने पर उसकी सियासी साख बनी है, उसकी नैरेटिव्स का बयानिया मजबूत हुआ है। उसने साफ कहा है कि दाइश जो करने वाले हैं, अगर दाइश के लोग यानी कि मुसलमान हैं जो ताजिक थे, ताजिकिस्तान से आए थे, बोला ये मेरे लिए अहम नहीं है, अहम ये है कि करवाया किसने, क्योंकि ये बात आजाद मुबस्सिर जो दुनिया के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं ये दाइश कौन लोग हैं, दाइश की फंडिंग कहाँ से होती है। दाइश की फंडिंग सीआईए करती है, वो दूसरे तरीकों से करती है लेकिन सीआईए करती है। दाइश एक दहशतगर्द तंजीम है जो हर उस मुल्क में हमला करती है जो अमेरिका के खिलाफ हो या अमेरिकी मंसूबा के सामने आड़े आते हो, या वो जो इंटरनेशनल ग्रेड गेम है अमेरिका और यूरोप की, उसके लिए कुछ मसाइल पैदा करते हैं या कर सकते हैं। मसलन पूरे इस्लामी दुनिया में, शाम में, सऊदी अरब में, इराक में अमेरिका के मफादात के खिलाफ या कभी कभी तासुर देने के लिए किसी यूरोपीय कंट्री में भी छोटा मोटा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अलकायदा की बात नहीं कर रहा, मैं दाइश की। आप ये देखिए कि इसराइल आज से नहीं बरसों बरस से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। जुल्म की दास्तान इतनी तवील है कि आप टेलीविजन में और अखबारात में रिपोर्टें पढ़ी रहे होंगे। 32,000 से ज्यादा अफराद को शहीद किया, और अब तो खबरें आ रही है कि फलस्तीनी ख्वातीन उनके साथ जेल से जाती भी की जा रही है, जहाँ टोटल अमवात में से 40% बच्चों की है, हजारों बच्चे शहीद कर दिए। जुल्म इतना है कि यूरोप यानी नॉन मुस्लिम लोग, गैर मुसलमान लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले हैं, क्या मुसलमान क्या सिख, इवन जो मॉडरेट यहूदी हैं उन्होंने भी मुजाहरे किए हैं, उन्होंने भी एहतजाज बहुत ज्यादा किया है। बहुत इसराइल में इसके खिलाफ बहुत सारा मुजाहरा हुआ, लेकिन दाइश ने कभी इसराइल पर हमला नहीं किया खुदकश या कैसा भी दहशतगर्दी का कोई हमला नहीं किया। एक वाकया नहीं है जो वो इसराइल पर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करे, दाइश नहीं करेगा। अगर वो इतने इस्लाम पसंद है तो फिर सैनी रियासत इसराइल पर भी हमला करे ना, कभी नहीं करे। हालांकि मुसलमान को कत्ल आम कर रहा है लेकिन दाइश मानी जाएगा। दाइश हिंदुस्तान में हमला नहीं करेगा जो कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, लाखों कश्मीरियों को उन्होंने शहीद किया है और हजारों खवातीन की आबरूरेजी की है, मानी करेगा दाइश। मैं जी और कई मिसालें दे सकता हूँ। ये तंजीम है ही सीआईए फंडेड और हर उस मुल्क में इसने दहशतगर्दी की है। आज भी शाम पे करते हैं दहशतगर्दी, इराक पे करते हैं। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम और कुफर से नहीं है। ये एक ऐसी तंजीम है जो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ये सीआईए फंडेड तंजीम। आप ये देखिए कि आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से जायजा लें तो अभी ग्वादर में बीएलए वालों ने हमला किया, नाकाम बना दिया गया। कल तुर्बत में हमला हुआ, वो नाकाम हुआ। ये सब कुछ इसलिए कि चाइना को रोका जा सके। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अभी इसे रोकना इतना आसान नहीं हो, इसलिए कि चाइना इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर सीपैक में इन्वेस्ट कर चुका है। अब ये प्रोजेक्ट अगले स्टेप के लिए तैयार है। पाकिस्तान चाइना का बहुत अहम पार्टनर है, दोनों मुल्क की दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है कि वो अमेरिका और चाइना के बीच में किस तरह से बैलेंस करे, वो करना पड़ेगा। सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। एक तरफ पाकिस्तान को कर्जों में जकड़े रखना है ताकि ये आगे न बढ़ सके, क्योंकि जो ग्रेट गेम इंटरनेशनली चल रहा है उसमें आगे चलकर पाकिस्तान अगर माशी तौर पर खुशहाल हो गया तो बिल्कुल ये तय है कि उस ग्रेट गेम का पूरे बखिए उधड़ जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान को माशी दलदल में फंसा रहना चाहिए। ये है अमेरिका स्ट्रेटेजी। इसीलिए वो सीपैक के खिलाफ और ये जितने भी फंड सीआईए फंडेड और रॉ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान की बीएलए वगैरह, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम का अख्ताम होता है। मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और रिपोर्टों के लिए आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।